क्वालिटी के एतबार से हम फूड को जज करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी के एतबार से जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन ये कहते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड आइटम, कि टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को कहते हैं एक फूड आइटम के अंदर। ये कह रहा है बायो अवेलेबिलिटी का क्या मुराद है, व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं उससे मुतालिक उन्होंने पूछा है किसको कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी, ऐसी परसेंटेज न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्ब करती है आपकी बॉडी को। क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा, या फिर जो है द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड, के उनका टेस्ट या फ्लेवर जो होता है न्यूट्रिएंट रिच फूड का, उनको कहते हैं द टाइम इट टेक्स फॉर न्यूट्रिएंट्स टू बी डाइजेस्टेड, या वो उस वक्त को कहते हैं जिस वक्त के अंदर ये पूरा न्यूट्रिएंट जो है ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो जनाब सही इसका जवाब है द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। उस परसेंटेज को कहते हैं जब आपने खा लिया और खाने के बाद वो जो है एब्जॉर्ब कर लिया, आपकी बॉडी ने जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से लेने थे वो ले लिए, तो फिर ये क्या कहलाएगी, आपकी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहलाएगी। बायो अवेलेबिलिटी यानी अवेलेबल भी है आपके और बाकायदा, यानी आप वो खा चुके हैं और आपकी बॉडी ने उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो ठीक है। तो ये कहलाएगा बायो अवेलेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ absorption। अच्छा जी, explanation इसकी bio availability refers to the proportion of nutrient that is absorbed and utilized by the body. It takes into account factors such as digestion, absorption and metabolism, reflecting the actual amount of nutrients available for फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, आपको पता है कि जब खाना खाते हैं तो फिर वो कई फंक्शन से होके गुजरता है, ठीक है। तो वो पूरे जो फंक्शंस हैं वो आपकी बॉडी कर चुकी है, जिस जिस जगह पे आपके जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। मैं दिखाना चाह रही थी पिक्चर, आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ डिफरेंट तरह की आपको सोर्सेज नज़र आ रही हैं कुकिंग की, ठीक है। कुकिंग आप किस किस तरीके से करते हैं, तो आपको पहले माइक्रोवेव ओवन नज़र आ रहा है जिसमें आपको बिस्किट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक आम सी पतीली नज़र आ रही है जिसके अंदर आमतौर पे खाना बनाया जाता है। इसके अलावा आपको फ्राइंग पैन में जो हम फ्राई करते हैं वो है, और वो ग्रिल, जो ग्रिल के तरीके से, यानी ये प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं कि हम किस अंदाज में कुकिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस के एतबार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मुताल्लिक है, विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अब कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस, अपना असर डालने वाली है हमारी न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जो हमें अवेलेबल होने वाले हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले कुक जो है वो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, कलर ऑफ द फूड, क्या उनका कलर जो है वो असर डालने वाला है हमारी बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर, या फिर सीजनल वेरिएशंस, या कुकिंग मेथड्स, या फूड पैकेजिंग, क्या चीज़ असर डालेगी। तो जनाब असर डालने वाली है हमारी कुकिंग मेथड्स, कि हम पकाते किस तरीके से हैं, वो न्यूट्रिएंट जो जस्ट करेगी हमारी बॉडी वो उसके ऊपर मुनहसर है। बाज़ चीज़ें कुकिंग के अंदर ज़ाया हो जाती हैं और बाज़ के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा उसको इस तरह से पकाएं तो फिर वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं। तो ये कुकिंग मेथड्स होंगे कि कौन कौन से कुकिंग मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग मेथड्स कैन इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय अफेक्टिंग देयर स्ट्रक्चर एंड डाइजेस्टिबिलिटी, और ये डाइजेस्ट करने के हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल सर्टेन कुकिंग प्रोसेसेस कैन ब्रेक डाउन सेल वॉल्स, ठीक है। कुछ कुकिंग प्रोसेस ऐसे होते हैं, सब्जियां जो सब किस्म की होती हैं, जब आप उनको पका रहे होते हैं तो उनकी सेल वॉल्स को वो तोड़ देते हैं ताकि हजम होने में वो आसान हो जाए, आपके लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन अमूमन ये समझा जाता है, मैं ये साथ साथ ये भी आपको बताती चली जाऊँ कि सब्जियां जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, तो हमेशा से ज़्यादा फ्रूटफुल उन चीज़ों को समझा जाता है जिन लोगों के पास खेत हैं या जिन्होंने वहाँ से ली हुई हैं सब्जियां और उठा के खाई हुई हैं। तो अगर वो उस तरह से खा सकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा फ्रेश और सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में तस्वुर की जाती हैं फिर, ठीक है। कुकिंग मेथड्स जिन बच्चियों ने ख़ास करके अगर पढ़ा हो कहीं छोटी क्लासेस में, जो शुरू कर दिया जाता है उनको बताना कि जितना ज़्यादा आप उनको कम पकाएंगे सब्जियों को तो उतनी ज़्यादा उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप उनको पकाते जाएंगे तो फिर क्या होता चला जाएगा, जो उनकी असल ग़िज़ाइयत है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। बहरहाल तो ये सारी चीज़ें कि हम पका किस तरीके से रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर्स जब आपसे कहते हैं कोई तेल का या कोई इस तरह का इशू है अगर आपके पास, यानी बैड LDL कोलेस्ट्रॉल या इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर डॉक्टर्स आपसे कहते हैं कि आप कुकिंग इस तरीके से कीजिए फूड की जो ग्रिल्ड हो, जिसके अंदर ऑयल ज़्यादा ना यूज़ हो, और उस तरह उसके न्यूट्रिएंट भी आपके जिस्म में पहुंच जाएंगे और क्या होगा कि आपको नुकसान भी नहीं होगा आपकी सेहत को। तो वो
जो है मेथड्स यानी आ गया उसके अंदर कि हो सकता है कि वही गोश्त आप इस तरह करके सालन में या इस तरह करके पका रहे थे, लेकिन आपको जो है ये कहा गया कि सालन में क्योंकि तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और ये हो जाता है, उससे बचना है, तो फिर आप ऐसे कुकिंग मेथड यानी जो ग्रिल्ड है या इस तरह का कि जिसके ऊपर आप हल्का सा बस उसके ऊपर ब्रश से लगा देते हैं तेल और फिर वो उसे सेक लेते हैं या इस तरह कर देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप खाइए, तो वो जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो ये कुकिंग मेथड डिफरेंट होगा कि वही चीज़ आप खा रहे हैं लेकिन आपका मेथड क्या है, तो वो आपके लिए कौन सी चीज़ फ्रूटफुल होगी। ठीक है, ये हो गए कुकिंग मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन टर्म्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि सिग्निफिकेंस माइक्रोन्यूट्रिएंट के एतबार से इन टर्म्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैव हाई बायो अवेलेबिलिटी इन ऑल फूड्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रेडिली एब्जॉर्ब, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ डाइटरी सोर्सेज, यानी इस बात को हम जहन में ना रखें कि डाइटरी सोर्सेज हमारी क्या है, या द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स एंड डाइटरी फैक्टर्स, या फिर बायो अवेलेबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, कि उसकी सोर्स क्या है और डाइटरी फैक्टर्स क्या हैं आपके, यानी आप जिस हिसाब से डाइट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कोई एहतियात कर रहे हैं, कोई अपना वजन कम करने के लिए, या जिस तरह मैंने अभी एक एग्जांपल दे दी कोलेस्ट्रॉल वाली, तो ये मरहला सारा ये कौन सा है। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल बायो अवेलेबिलिटी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं ये बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करते ओवरऑल बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो जनाब इसका सही जवाब है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स एंड डाइटरी फैक्टर्स। ये वेरी करते हैं इस लिहाज से, किस लिहाज से वेरी करेंगे, वेरी का मतलब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वो किस लिहाज से वेरी करेंगे, सोर्स यानी जहाँ से वो चीज़ हासिल की जा रही है, जिस तरह मैंने बताया अगर आप खेत से तोड़ रहे हैं, ठीक है, खेत से तोड़ के जो आप गाजर खा रहे हैं जो फ्रेश है वहीं से निकाली हुई, तो वो जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे आप खाएंगे वो डिफरेंट होंगे, बजाय इसके कि आपने उसका कोई मुरब्बा बना के रखा हुआ है या फिर आप उसको पका के सब्जी के तौर पे खा रहे हैं, तो वो फिर डिफरेंट हो जाएगी। एक तो ये, और दूसरी चीज़ कह रहे हैं डाइटरी फैक्टर्स के, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस मकसद के लिए खा रहे हैं, कहीं उसमें वो चीज़ नुकसानदेह ना हो, कोई ऐसी चीज़ आपने खा ली, मसलन आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और एक कहते हैं एक फल होता है बही का फल, ठीक है, अगर वो खा लिया तो फिर हो सकता है कि उससे नुकसान हो जाए। ठीक है, वो जो है वो लो ब्लड प्रेशर वाले और ऐसे लोग जो होते हैं उनके लिए वो बही का फल होता है कि वो जो है वो वहाँ से तोड़ें खा लें या फ्रेश कंडीशन में उसको खाया जाए। तो ये आपके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि क्या क्या डाइटरी फैक्टर्स थे। ठीक है, सोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और इनके ऊपर भी, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करने वाला है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन टर्म्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, ये तो हो गया हमारा सवाल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The bioavailability of micronutrients such as vitamins and minerals can vary based on the form in which they are present. ठीक है, किस कंडीशन में ये प्रेजेंट है इन फूड, एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेज दैट मे इनहेंस और इनहिबिट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि या तो वो आपको बढ़ाने हैं, इनहेंस करने, या फिर उनसे रोकना है, कोई ऐसी वाली ग़िज़ा ऐसी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है कि जिनसे वो रुक जाए उनकी एब्जॉर्प्शन जो है, तो वो ये डिपेंड करने वाला है इस चीज़ के ऊपर। ऑफ डाइटरी फाइबर्स इम्पैक्ट द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो प्रेजेंस है डाइटरी फाइबर्स जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट करने वाले हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डाइटरी फाइबर्स आ गए। फाइबर्स मैंने क्या बताया था, कौन से होते हैं, रेशेदार, जिनके अंदर रेशा पाया जाता है। जब पेट खुदा ना करे ख़राब हो किसी का, तो उसको कहा जाता है कि आप फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाएं तो आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तो इंक्रीजेस बायो अवेलेबिलिटी। तो ये फाइबर क्या कर रहे हैं, डाइटरी फाइबर जो है या तो ये इंक्रीज कर रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी को, या डिक्रीज कर रहे हैं, या कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ओनली अफेक्ट्स द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ वाइटामिन, या सिर्फ वाइटामिन की बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर असर डाल रहे हैं। तो ये जनाब डिक्रीज कर रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये बात याद रखना कि फाइबर क्या काम करता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को नहीं जाने देता, वो जितने ज़रूरी हैं आपको उनको जाने, कुछ को अलाउ करता है, कुछ को अलाउ नहीं करता, ताकि आपका निज़ाम हज़म सही हो जाए। अगर कुछ डिसऑर्डर्स कहीं हो रहे हैं तो फिर क्या हो कि वो जो है वो बावल की शक्ल में मूवमेंट, जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, और दूसरे जो फाइबर के वर्क होते हैं वो सारे कर रहा होता है आपके जिस्म में। डाइटरी फाइबर्स वाइल इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तो है डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, कैन बाइंड टू सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स को बाउंड कर देता है, बाइंड कर देता है, एंड रिड्यूस देयर एब्जॉर्प्शन, उनकी एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। दिस कैन लीड टू लोअर बायो अवेलेबिलिटी, इसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी लोअर हो जाती है फॉर दोज न्यूट्रिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाई फाइबर फूड्स। तो आप हाई फाइबर के बाज़ लोग होते हैं जिनको कहा यह जाता है कि आप, यानी वो वाले बिस्किट आपने देखे होंगे जो फाइबर के बिस्किट्स आते हैं, ठीक है, उनको कहा यह जाता है कि आप ये वाले बिस्किट्स इस्तेमाल करें, ठीक है, नाश्ते में या वैसे अगर चाय के साथ आप लेना चाहें तो ये फाइबर वाले बिस्किट जो हैं ये वाली चीज़ें खाएं या इस तरह की चीज़ें
तो फाइबर जो है वो ये काम कर रहा होता है कि कुछ चीज़ों को अलाउ कर रहा होता है, बाकियों को वो बाउंड कर देता है, बाइंड कर देता है, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म और ये सारी चीज़ें डाइजेस्टिव प्रोसेस सही हो जाए। What role does the gut microbacteria play in nutrient bioavailability? तो gut microbiota has no impact on nutrient absorption. गट माइक्रोबायोटा जो है इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के अंदर, या फिर गट माइक्रोबायोटा इन्हांसेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, या फिर ये इन्हांस कर देता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को, या फिर ये जो है इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है। इनहिबिट का मतलब है रोकना, या रोक देता है, या फिर क्या करता है, ओनली अफेक्ट्स प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को जो है ये रोक दे, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन जो है वो कर रहा होता है। तो इसका सही जवाब है माइक्रोबायोटा इन्हांसेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट की जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है पूरी की पूरी, उसको ये इनहेंस कर देता है, यानी प्रोटीन वाले जो एंजाइम वाला होता है उसको भी बढ़ा देता है। दोनों मिला के ये काम कर रहे होते हैं। द गट माइक्रोबायोटा प्लेस अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन सर्टेन कंपोनेंट्स। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, आपको पता है कि एंजाइम्स भी यही काम कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, जिसकी वजह से एंजाइम प्रोड्यूस हो जाते हैं, प्रोमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाती है इमेज, ये मैंने खास करके रखी थी कलर्स के लिए, और जो इनके कलर्स होते हैं वो और उनकी राइपनेस के लिए, क्योंकि कलर्स को देख के आप कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपके जो बूढ़े, आपके दादी नानी या आपकी मदर्स फादर्स, जो भी तजुर्बेकार जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जब वो ख़रीदने के लिए जाते हैं फल या सब्ज़ी, तो वो हमेशा जो है वो मसलन अगर खरबूजा ख़रीदने के लिए जाएंगे तो उसे सूंघते हैं मसलन, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें अजीब भी लगती होंगी कि ये क्या ले रहे हैं, यूँ कर करके देख रहे हैं फ्रूट को या सब्ज़ी को या इस तरह करके। तो उससे वो तजुर्बा एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं कि आया ये राइप पूरी तरह से हो चुका है या नहीं हुआ है, या इसमें अभी कुछ कसर है, यानी इसको रखा जा सकता है। जिस तरह अगर आप टोमेटो खरीदते हुए किसी को देख लें, तो या तो लोग आपसे जो सब्ज़ी वालों से ये डिमांड करेंगे कि भाई हमें लाल वाले दो, ठीक है, या फिर कुछ लोग कह रहे होते हैं, बाकायदा खुद कह रहे होते हैं कि हमें ज़्यादा लाल नहीं चाहिए, हमें थोड़ा रख के इस्तेमाल करने, ठीक है, तो आप थोड़े से उसको सख्त कंडीशन में या इस कंडीशन वाले हमें दो। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आप कैसे। और ये राइपनेस और कलर जो है ये हमें बताता है कि उसकी कंडीशन, वो किस कंडीशन में है फ्रूट जो है अभी, ठीक है, वो तैयार हो गया है पूरी तरह या नहीं हुआ, उसे फौरी यूज़ करना है या अभी उसे थोड़ा रख के इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें मसलन मैं आपको बताऊं कि ऑर्गेनिक मैंगोज़ अगर आप देखेंगे और आपके पास आए कहीं से, या आप देखते हैं बाज़ार में जाते हुए या इस तरह, तो आपको पता चलेगा कि वो तो केरी की फॉर्म में है, ठीक है, उनको ऑर्गेनिक मैंगोज़ कहा जाता है, यानी वो अभी मैंगोज़ तैयार ही नहीं हुए, यानी उनको इस कंडीशन में रखा जाता है कि अभी कुछ अर्से के बाद उनको मैंगो बनना है, लेकिन वो क्योंकि पैकेजिंग होगी, फिर वो जाएगा, डिलीवर होगा, फिर वहाँ तक पहुँचेगा, जब तक वो होगा तब तक वो थोड़े से राइप होना शुरू हो जाएंगे। तो ये राइपनेस, उनकी कलर्स, ओडोर्स, ये सब चीज़ें जो है वो असर डालती हैं। वो तो what is the significance of color in assessing the quality of fruits and vegetables? तो कलर क्या असर डालने वाला है? कलर हैज नो रिलेशन टू द फूड क्वालिटी, ठीक है, पहला वाला तो वैसे ही चला जाएगा, जो वो कह रहे हैं कि कोई असर नहीं होता, असर होता है, कलर रंग अपना असर रखता है फूड की क्वालिटी के एतबार से। कलर इंडिकेट राइपनेस एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट, ठीक है, कलर जो है वो उससे आप ये भी इंडिकेट करता है कि इसके अंदर राइपनेस कितनी है या न्यूट्रिशनल कंटेंट कितना है। कलर ओनली अफेक्ट्स द टेस्ट ऑफ द फूड, या फिर वो सिर्फ टेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कलर इज सोली अ मार्केटिंग फैक्टर, या सिर्फ ये एक मार्केटिंग फैक्टर है कि आपने रंग ऐसा बना के बेच दिया सब्जियों को, तो ऐसा नहीं होता है। ये दोनों चीज़ों पे जो इसका सही आंसर है वो है इंडिकेट्स राइपनेस एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट। ये दोनों चीज़ें, जो इसकी राइपनेस है, कलर जो है, वो दोनों चीज़ें शो करता है, हमें बताता है कि न्यूट्रिशनल कंटेंट कितना इसके अंदर। द कलर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज ऑफन अ विजुअल इंडिकेटर ऑफ राइपनेस एंड कैन प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द न्यूट्रिशनल कंटेंट। फॉर एग्जांपल, vibrant colors in certain fruits and vegetables may signify higher levels of antioxidants, ठीक है, ये भी हमें पता चलता है कि इन वाले फ्रूट्स के अंदर या इन वाले वेजिटेबल्स के अंदर हायर तादाद में जो है कलर उनका बता रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं इनके अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द अपीयरेंस ऑफ मीट चेंज ड्यूरिंग स्पॉइलेज अफेक्टिंग इट्स क्वालिटी?
अब ये जो मीट चेंज होता है, स्पॉइलेज यानी कि थोड़ा सा ख़राब होने की तरफ जा रहा होता है, स्पॉइल हो रहा होता है थोड़ा सा उस तरफ, तो वो उसकी क्वालिटी जो है वो उस पे क्या असर पड़ने वाला है। तो वो पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि स्पॉइल मीट अपीयर्स ब्राइटर एंड मोर अपीलिंग, कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर हो जाता है, जो शो करने लगता है, और या फिर अपीलिंग हो जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि स्पॉइल्ड मीट एग्जिबिट्स अ नॉर्मल कलर एंड टेक्सचर, वो नॉर्मली रहता है अपने कलर और टेक्सचर के एतबार से। या फिर वो कह रहा है स्पॉइल्ड मीट डेवलप्स ऑफ पुटिंग ओडोर्स, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ओडोर का मतलब तो साइंस के स्टूडेंट्स तो जानते हैं, ठीक है। डिस्कलरेशन, उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। स्लिमीनेस यानी उसका टेक्सचर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो स्पॉइल्ड मीट बिकम्स जूसियर एंड मोर टेंडर, या फिर वो जूसियर और मोर टेंडर हो जाता है। क्या होता है इसमें से? तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। स्पॉइल्ड मीट डेवलप्स ऑफ पुटिंग ओडोर्स, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, कलर उसका ख़राब हो जाता है और उसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है। तो spoiled meat often changes in appearance, including discoloration and unpleasant odor and a slimy texture. These visual and sensory cues are indicative of microbial spoilage and reduced quality. अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप बचपन से जानते हैं, आपके घरों में आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं, तो ये क्यों CSS में आपको बताया जा रहा है और ये सब कुछ? तो आपको मैं बताऊं कि ये पेशे के एतबार से महंगा तरीन पेशा है टेस्ट करना, ठीक है। जब कोई, आपको पता है कि आजकल टिन पैकिंग में और जो मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोसेस फूड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जो है वो आपकी क्या है? टेस्ट करना। आप टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आप बताते हैं। और दूसरा बात, इसमें ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपने इसके अंदर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट, कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर आपने डाली हुई हो जो ख़तरा हो, तो आपको पता है कि इसकी पूरी वो भी होती है, सिर्फ ज़बान के ऊपर आपने रखना है और आपने बताना है कि इसके अंदर ये चीज़ कम है, ज़्यादा है, ये सही है, इतना सही है और इतना बिकेगा। यानी फ़र्ज़ कर लिया आइसक्रीम आपको टेस्ट कराई जा रही है, तो उस आइसक्रीम जो आपको टेस्ट कराई जा रही होती है उससे आपको ये पता करना होता है कि बच्चों को अगर ये आइसक्रीम दी जाए तो वो इसके कितने पैकेट्स खरीद के खा सकते हैं। मसलन मुझे जो है अब ये आइसक्रीम मार्केट के अंदर लॉन्च करनी है, ठीक है। तो अब मैं ये पता लगाऊंगी कि मेरी कितनी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहूँगी? मैं चाहूँगी कि मेरी आइसक्रीम बिके ज़्यादा से ज़्यादा। अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने उसके अंदर मीठा ज़्यादा डाल दिया है तो बच्चे एक कप ही खा के फिर दूसरे कप की तरफ वो नहीं आएंगे। तो मीठा इतना होना चाहिए कि एक कप के बाद वो दूसरे कप की तरफ आएँ, यानी उनका जी चाहे एक और कप खरीदने को, खरीद सकें ना खरीद सकें, लेकिन एटलीस्ट उनमें डेवलप करनी है ये चीज़। तो ठीक है, तो वो उसी एतबार से ये टेस्ट जो जायका है कि हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करके हम बता रहे हैं कि जनाब इसके अंदर आप ये चीज़ ज़्यादा कर दीजिए या ये चीज़ ज़्यादा हो गई है या ये कम करना है, ये सब कुछ। और उसमें जान का ख़तरा भी हो सकता है, इसलिए ये जो है ये पूरे वो जो आपका करवाया जाता है ना इंश्योर्ड होती है ये वाली जॉब जो होती है, इन पे पूरी इंश्योरेंस और पूरी हेल्थ की आपके पूरे वो जो है वो सब पैकिंग के साथ जो है ये वाली जॉब प्रोवाइड की जाती है और बहुत ही हाईली पेड जॉब होती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ये जो है वो देखते ही वो फ़र्ज़ कर लो कि गोश्त की बनी हुई कोई चीज़ आ गई, कोई आप प्रोसेस फूड कर रहे थे और उसको टेस्ट करा रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो फिर आपको इन सारी चीज़ों का जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें न्यूट्रिएंट्स कितने होंगे, ख़राब है या नहीं, या इसको हमें वेस्टेज करना है या इसको चलाना है, लगाना है, जो भी करना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, हाउ डज द अपीयरेंस ऑफ केन्ड वेजिटेबल्स रिलेट टू देयर क्वालिटी? देखो ये आ गई जो केन्स के अंदर पूरी वेजिटेबल्स। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों का रिवाज नहीं है क्योंकि हमारा ताल्लुक बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री से, ठीक है। और अल्लाह ताला ने चारों मौसम हमें दिए हुए, यानी वैसे भी हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं पेश आती। एटलीस्ट कुछ अरसे के बाद ये चीज़ें हमें मैसर आ जाती है, फिर भी हमें एक वो रहता है कि हमें ये नहीं मिल रहा या महंगा हो गया ये थोड़ा सा इन चीज़ों का। लेकिन आप हैरत करेंगे कि अगर आप कोई कज़न, कोई जानने वाला, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त बाहर रहता है, वो आपको बताएगा कि वहाँ के ऊपर जो है वो सब्ज़ी, मसलन अगर वो पालक अपने घर में पकाना चाह रहा है तो वो कितना डिफ़िकल्ट है। हाउ डज़ द अपीयरेंस ऑफ केन्ड वेजिटेबल्स रिलेट टू देयर क्वालिटी? ठीक है, अब मैं आपको बता रही थी कि अगर बाहर कोई रहता है आपका तो आपको पता चलेगा कि जनाब पालक बनाना चाह रहा है, पालक उसको जो फ्रेश कंडीशन में वो मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ के मौसम ऐसे होते हैं कि ठंडा मौसम, बर्फ़ पड़ रही है बाहर, उसके अंदर वो पालक ग्रो नहीं कर सकता। अगर ग्रो करने की कोशिश की तो वो गल जाएगी, ठीक है, ग्रो नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की कंडीशंस होती हैं और वहाँ पे जो है वो क्यूब्स की शक्ल में जो है वो बनी हुई यानी फ्रीज़ की हुई पालक जो है वो अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, जो आप घर में लाते हो और घर में लाके भी आप फ्रीज़र के अंदर
उसको क्यूब शक्ल में आप उसको सेव कर लेते हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ होती है, तो वो एक तो ये बात, और दूसरी बर्फ़ ही से मुताल्लिक़ ये कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल होती है। लोग जब वो ग्रॉसरी के लिए या अपना पकाना जो भी है इंतज़ाम उसके लिए निकलते हैं बड़ी मुश्किल से, तो फिर क्या होता है कि हमारे यहाँ तो हम कहते हैं कि अभी तो ख़ैर सड़कें बन रही हैं, लेकिन जब बनी हुई नहीं थी तब भी मैं कहती थी कि उछलते-कूदते पहुँच ही जाते हैं किसी न किसी तरह, ठीक है। लेकिन वहाँ के ऊपर जो है ट्रांसपोर्टेशन उसको बहुत ज़्यादा, जब भी आप अगर वहाँ कोई इस तरह के आप ऑडिटिंग के और इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग के, तो उसमें एक जो चीज़ काउंट होती है वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो होता है वो ज़रूर काउंट होता है। और वो इसलिए कि वहाँ के ऊपर बर्फ़बारी इतनी होती है कि वहाँ एक जगह से दूसरी जगह चीज़ पहुँचानी इतनी आसान नहीं होती, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो है रोड्स वो ख़राब बर्फ़ वाली, और फिर आप जो सब कंडीशन है उनको फ्रेश कंडीशन में ले जाना और वहाँ तक पहुँचाना एक नामुमकिन सी बात लग रही होती है। और वो पहुँचाना इसीलिए वहाँ जो खाना है वो बहुत ज़्यादा महँगा मिलता है, कॉस्टली। जिस तरह मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ कि जब अगर कोई बच्चियाँ आपकी क्लासमेट्स हैं और वो गई हैं यहाँ से, तो वो बता रही होती हैं कि 20 रुपीज़ अगर कोई बिरयानी खाता है तो मसलन वो 20 डॉलर्स की जो है वो बिरयानी, यहाँ के ऊपर जब अब आप 20 डॉलर्स को ज़रा मल्टीप्लाई कर लें तो कितने हज़ार की एक प्लेट बन गई बिरयानी की, जो यहाँ 180 कितने 200 तक जो एक अच्छी बिरयानी की प्लेट जो है और वो हैवी अच्छे खासे जो उसकी तादाद है वो मिल जाती है। इसी तरह मैंने कहा पैकेट्स जो अम्मियाँ पैकेट घर में बनाती हैं, शान के डिफरेंट डिफरेंट मसाले, नेशनल मुख्तलिफ मसाले, तो वो आपको कितने का मिल जाता है, 100 रुपए का, 150 रुपए का, ठीक है, इतने का एक पैकेट नॉर्मल वाला जो आता है, ठीक है। लेकिन जब आप वहाँ जा रहे हो जो अमेरिका में किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग के लिए या कहीं, तो आपको कनाडा में या कहीं, तो आपको पता चलेगा कि वो जो एक पैकेट जो आपको यहाँ 100-150 रुपए का मिल जाता है, वो वहाँ के ऊपर जो है $8 का, $8 का है। तो $8 को आप ज़रा मल्टीप्लाई कर लो कि कितने 100 रुपए का। कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, लेकिन सैलरी भी उस हिसाब से होती है ना, पर ये और के हिसाब से पाकिस्तान में तो तो यानी ये आप लोगों के लिए भी सोचने वाली बात है कि अगर हमारी एग्रीकल्चरल कंट्री है तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम भी तो जनरेट कर सकते हैं। यानी ये एक सोच है डेवलप जो जहाँ आ जाए, क्योंकि हमारे तो बच्चों की माशाल्लाह ज़्यादा तेज़ चलती हैं कि अगर हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने ये दौलत से हमें नवाजा है कि हम जब जी चाहें चीज़ ग्रो कर सकते हैं या हम जब जो जी चाहें ये कर सकते हैं। तो आप बताइए कि जिन लोगों के मसाले की जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या ये अब यही मसाले वो वहाँ जाके खरीद रही है ना बच्ची जो बता रही है शान का या नेशनल का या किसी का, तो वो बता रही है $8 का एक पैकेट उससे पड़ रहा है। तो जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़रूर वहाँ की है, लेकिन ये कि जो लोग यहाँ से भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी अच्छा खासा बना रहे हैं, या उनकी बिल्डिंग्स और एक के बाद दूसरी फैक्ट्रीज़ और ये सब कुछ लग रही हैं। तो उन्हें मालूम है कि उन्हें किस साइट पे के ऊपर या किस तरफ किस डायरेक्शन में उन्हें रन करना है, मसलन ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अगर मार्केट में अपनी जगह बनानी है या हमें खड़े रहना है और अपने लिए भी कुछ हासिल करना है, ठीक है, यही नहीं कि हम जो हैं वो जो है बस यानी लुटाए चले जाएँ। ये मार्केट में आने का ये मतलब नहीं होता कि हम आ गए तो हम लुटाए चले जाएँ, हमें अपने लिए कुछ हासिल करना है, तो हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें जो हमें ये बता रही होती हैं, इंडिकेट कर रही होती हैं कि किस-किस कंडीशन से वहाँ गुज़र रही हैं, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यहाँ पे हो या वहाँ पे हो, ठीक है। हम अपने घर की ज़रूरत भी पूरी करें, यानी कि अपने मुल्क की ज़रूरत भी पूरी करें, और हम इन्हीं चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करें। जिस तरह मैंने अभी ऑर्गेनिक मैंगोज़ की आपको मिसाल दी कि वो जो है वो पूरा आप देखेंगे कि पूरा जिस तरह करके उसे और पैक करके और बाहर भेजा जाता है। मसलन अभी कुछ अरसे पहले तक जो है वो चीन में मैंगो का पता ही नहीं था कि मैंगो जो है वो कौन सा फ्रूट होता है। वहाँ हमारे एक भाई गए, यानी कोई पाकिस्तानी भाई, वो चले गए और कि ये मैंने किसी से बात सुनी, उन्होंने बताया कि वो जो है वो जो संडे बाज़ार जिस तरह हमारे यहाँ होता है, इस तरह के बाज़ार वहाँ लगते हैं मुख्तलिफ, हर जगह लगते हैं हर कंट्री में। तो वहाँ लगते हैं और वहाँ उन्होंने वो मैंगो की पेटी ले गए थे अपने साथ और वहाँ रखी, और जिस तरह से वो फ्रूट बिका और वो एक रास्ता बन गया फिर, यानी उनके लिए भी एक सिलसिला हो गया कि यहाँ के ऊपर इतने आम से और इतने, यानी वो कह रहे थे कि काफ़ी सस्ते यहाँ पे मिल जाते हैं जो महंगे दामों उन्होंने बाहर बेचे। तो ये आपको अपनी मार्केट पता होनी चाहिए। जिस तरह मैं अमरूद की आप लोगों को मिसाल देती हूँ कि आपका कोई जो फ्रेंड है या कोई रिश्तेदार आपका बाहर गया हुआ है, ठीक है, और वो आता है मिलने के लिए, आप कहते हैं मैं आपकी दावत कर रहा हूँ या आपकी दावत करना चाहता हूँ, तो आप क्या खाएँगे? तो वो आपसे कहता है कि मुझे तो हर चीज़ मिल जाती है, यानी वहाँ के ऊपर, लेकिन वहाँ के ऊपर भाई या यार या सहेली या बहन कि मुझे जो है अमरूद नहीं मिलता, आप प्लीज़ अमरूद ज़रूर ख़रीद के लाइएगा मसलन। तो वो ऑस्ट्रेलिया में है या किसी ऐसी कंट्री में है, कनाडा में कहीं है, तो वो आपको बता रहे होते हैं, तो आपको पता चलता है ओहो अमरूद यहाँ के ऊपर कितना ज़्यादा जो है वो मौजूद होता है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप अमरूद को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी ये आपके लिए राहें खुलने वाली कि अब मार्केट में आना है, आपने कुछ ना कुछ करना है, तो आप कहाँ से यानी जो है वो जगह निकालोगे या आप करोगे कि वो अपनी भी आप ज़रूरत आप तो पूरी करें, आपके पास तो इतना सारा है, साथ में आप एक्सपोर्ट करें तो खुद जो है वो भी फ्रूटफुल हो रहा है आपके लिए।
तो ये वाली कंडीशंस होती हैं कि हम जो है वो कहाँ से राह पकड़ते हैं, हम देखते हैं चीज़ें और यहाँ से फिर जो है वो सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता है। इसी तरह से मुझे किसी ने बताया गोश्त के, ये मीट का भी यहाँ पे थोड़ा सा तस्करा आ गया तो मीट पर्पसेस में भी जिक्र करती चलूँ कि किसी ने मुझे बताया कि बहुत ही हैरतनाक बात ये है कि हमारा नेबर जिसके यहाँ गोश्त बिल्कुल भी जो है वो लोग पसंद नहीं करते, गाय मतलब उनके यहाँ एक बहुत ही मोतबर और बहुत यानी वो उसकी वो करते हैं और उसको कट करना भी इवन मुस्लिम्स के यहाँ भी उनके यहाँ नहीं पसंद किया जाता और वो ऐसे लोगों को मतलब पनिश वगैरह भी करते हैं या दिलवाते हैं जो कुछ करते हैं। सबसे बड़ा मीट का एक्सपोर्टर वो है, ठीक है, ऐसी कंट्री के जहाँ के ऊपर हलाल मीट अवेलेबल नहीं है और वो हलाल कंट्रीज़ को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है मीट। तो ये कितनी हैरत अंगेज़ बात है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं कि वो जब हमारे सामने आती हैं तो व्हाई नॉट अस, कि हम अगर कैटल फार्मिंग कर रहे हैं या हम इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो हम उन एक में से हो जाएं, हमें पता हो कि मार्केट कहाँ है, ठीक है, कहाँ हमें जो है वो सप्लाई करना है, वहाँ से फिर वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो सके। तो ये थोड़ी सी इस तरफ ध्यान देना होता है कि इससे रिलेटेड जॉब्स कहाँ निकल रही हैं और कहाँ हम अपनी मार्केट बना सकते हैं और कहाँ से हम मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें। अच्छा जी, हाउ डज अपीयरेंस ऑफ कैंड वेजिटेबल्स रिलेट टू देयर क्वालिटी। अब ये क्वालिटी भी आपको रखनी है, कैंड वेजिटेबल्स हैं और कैंड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप फ्रेश कंडीशन में उनको नहीं पहुंचा सकते, अब आपको कैंड करके पहुंचानी पड़ेगी उनको, ठीक है। तो कैंड वेजिटेबल्स शुड ऑलवेज हैव अ ब्राइट ग्रीन कलर। Color changes in canned vegetables are normal and do not impact quality. Color changes may indicate nutrient loss or spoilage in canned vegetables. Canned vegetables should only be assessed based on texture. तो इसका सही आंसर है color changes may indicate nutrient loss और spoilage in canned vegetables, ठीक है। उसका कलर जैसे चेंज होता है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये थोड़ा सा ख़राब होने लगी है, ठीक है। तो ये वैसे तो एक्सपायरी डेट्स होती हैं उनके ऊपर, कैंस के ऊपर लगी हुई, लेकिन ये कि जब आप ओपन करते हैं तो बाज़-औक़ात अंदर से भी उसके कि कुकिंग में या कुछ जो आपने उसमें वो डाले थे, एडिटिव्स डाले थे, कि उसकी वजह से कुछ स्पॉइलेज हो गई है, कलर उसका थोड़ा सा चेंज हो गया है या इस तरह से हो गया है। अब तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट में, आप कहीं भी इम्तियाज़ और चेज़ कहीं भी आप चले जाएँ तो आपको कुक्ड वेजिटेबल्स जो हैं वो बाकायदा इस तरह से कैन की शक्ल में हो या वो उसकी शक्ल में हो, बैग्स की शक्ल में हो, वो अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है, लूज़ पैकिंग की शक्ल में। तो वो ये चीज़ें देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब चेंज आ रही है या नहीं आ रही। Changes in color, especially if accompanied by off-putting odors or texture alterations, can signify nutrient loss or spoilage in canned vegetables. Proper color preservation is a key aspect of maintaining quality. अगर quality आप maintain करना चाहते हैं तो फिर इन चीज़ों का ध्यान आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाई इज विजुअल अपीयरेंस ऑफ पैकेज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फैक्टर फॉर कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स के लिए पैकेज ब्रेड जो होती है ये जो है ये किस तरह क्वालिटी फैक्टर बन गया है। तो ए इसका जो है ऑप्शन है आपके पास, अपीयरेंस हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन ब्रेड क्वालिटी, कि अपीयरेंस जो है वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालती ब्रेड की क्वालिटी के ऊपर। कंज्यूमर्स एसोसिएट अ यूनिफॉर्म क्रस्ट कलर विद फ्रेशनेस एंड टेस्ट, ठीक है, कंज्यूमर के दिमाग के अंदर ये चीज़ आई है, एसोसिएट करता है वो इस चीज़ को कि उसका जो क्रस्ट खास करके बना हुआ होगा, कलर और फ्रेशनेस और उसका टेस्ट। एंड अपीयरेंस ऑफ ब्रेड ओनली अफेक्ट्स इट्स शेल्फ लाइफ, जो उसकी अपीयरेंस है ब्रेड की वो सिर्फ जो है अफेक्ट करती है उसकी शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब मैं आपको बता दूं कि आप इतने दिनों तक उसे रख सकते हैं, यानी वो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपने अक्सर चीज़ें देखी होंगी, टोमेटो केचप्स बन गए और मायोनीज और डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, वो काफ़ी अरसे तक वहाँ के ऊपर रखे रहते हैं, तो उन्हें बनाया या प्रिजर्व इस तरह से किया जाता है कि वो शेल्फ के अंदर जो है काफ़ी अरसे वहाँ रह सकें और सही कंडीशन के अंदर वहाँ मौजूद रह सकें। तो शेल्फ लाइफ यही आपकी कहलाती है। तो इसका सही जवाब है कंज्यूमर एसोसिएट अ यूनिफॉर्म क्रस्ट कलर विद फ्रेशनेस एंड टेस्ट। कंज्यूमर के दिमाग में ये बात आ गई है, ज़्यादातर एसोसिएट करते हैं इस चीज़ को कि उसका क्रस्ट जो है और वो उसकी फ्रेशनेस और टेस्ट को डेवलप करते हैं। कंज्यूमर्स ऑफन एसोसिएट अ यूनिफॉर्म क्रस्ट कलर विद फ्रेशनेस एंड बेटर टेस्ट इन ब्रेड। The visual appearance including crust, color and texture influences consumers' perceptions of quality, ठीक है, वो ये चीज़ें जो हैं ये कंज्यूमर के परसेप्शन जो है क्वालिटी का वो बना के रखती हैं। हालांकि हो सकता है कि जब वो बेकरी से अगर आप बनवा रहे हो फ्रेश ब्रेड वहाँ से निकलवाएं तो हो सकता है कि उसका ऊपर का क्रस्ट थोड़ा सा हट जाए और वो फ्रेश हो और वो निकल के आ रही हो, लेकिन आपको लगेगा वो जो पैक जो है वो आ रही है और वो उसके ऊपर पूरा क्रस्ट चढ़ा हुआ है और वो इस तरह से, तो उसको फ्रेश और वो आप इस तरह से क्वालिटी वाइज तस्वीर करेंगे।
अच्छा, हाउ डज द क्लैरिटी ऑफ लिक्विड इफेक्ट इट्स क्वालिटी इन द बेवरेज इंडस्ट्री। अब ये जूसेस वगैरह का और इस तरह का बेवरेज इंडस्ट्री आपकी आ गई। यहाँ के ऊपर ये कह रहे हैं लिक्विड जो है वो, क्लैरिटी ऑफ लिक्विड जो है ये किस तरह इफेक्ट कर रही है। तो क्लैरिटी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन बेवरेज क्वालिटी। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। दूसरा है क्लाउडीनेस इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ फ्लेवर इन्हांसमेंट, कि क्लाउडीनेस जो उसके अंदर आ जाती है ये फ्लेवर के अंदर इन्हांसमेंट डालती है। क्लियर लिक्विड्स आर प्रेफर्ड एज दे इंडिकेट प्योरिटी एंड क्वालिटी, कि क्लियर लिक्विड जो है वो प्रेफर किए जाते हैं ये जो इंडिकेट कर रहे होते हैं उसकी प्योरिटी को या क्वालिटी को। और इसके बाद है द कलर ऑफ लिक्विड इज ओनली फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी, के कलर का जो लिक्विड का है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। तो जनाब इसका सही आंसर है क्लियर लिक्विड्स आर प्रेफर्ड एज इंडिकेट प्योरिटी एंड क्वालिटी, के क्लियर लिक्विड को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे होते हैं उसकी प्योरिटी को और उसकी क्वालिटी को। तो ये लोग जो बेवरेज से जिनका ताल्लुक होता है इस इंडस्ट्री से जो लोग हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो उनके लिए ये ईजी हो जाएगा। मसलन अगर मैं जूसेस का ही ले लूँ तो इसमें आप देखते हैं कि जूसेस में आपको वो ट्रांसपेरेंसी सी नज़र आती है, हालांकि वो जो रियल जूसेस होते हैं जो आप ले रहे होते हैं उनके अंदर वो चीज़ नहीं होती। लेकिन ये एक तस्वुर, एक परसेप्शन हमारे यहाँ कि वो क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये कंज्यूमर ने भी अपना परसेप्शन बनाया हुआ होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पास्ता से मुताल्लिक, व्हाट रोल्स डज टेक्सचर प्ले इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ कुक्ड पास्ता। ठीक है, अब जो पास्ता कुक्ड किया हुआ होता है उसके हिसाब से ये आपसे कह रहे हैं, टेक्सचर के मुतालिक सवाल पूछा है कि टेक्सचर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन पास्ता क्वालिटी, कि टेक्सचर का कोई इम्पैक्ट पास्ता क्वालिटी से नहीं होता। अल डेंट टेक्सचर इज प्रेफर्ड, ये इटैलिक वर्ड है, अल डेंट टेक्सचर इज प्रेफर्ड फॉर ऑप्टिमल पास्ता क्वालिटी, कि ये जो टेक्सचर है ये प्रेफर किया जाता है पास्ता क्वालिटी के लिए। सॉफ्टर टेक्सचर इंडिकेट्स हायर क्वालिटी, कि अगर ये सॉफ्टर इसका टेक्सचर होगा तो वो हायर क्वालिटी कहलाएगी। टेक्सचर इज ओनली रेलेवेंट इन डिजर्ट्स नॉट इन पास्ता, तो वो कह रहे हैं टेक्सचर जो है वो सिर्फ डिजर्ट्स के अंदर हम देखते हैं, पास्ता के अंदर नहीं देखते। ऐसा नहीं है, जो आपका बी ऑप्शन है यानी कि अल डेंट, वो जो इटैलिक वाला जो मैंने बताया, टेक्सचर इज प्रेफर्ड फॉर ऑप्टिमल पास्ता क्वालिटी। ठीक है, जो पास्ता अगर आप बना हुआ जो अगर आप दे रहे हैं तो फिर उसका एक सॉफ्टनेस भी उसके अंदर होनी चाहिए और टेक्सचर जो है वो भी उसका जो ऑप्टिमल क्वालिटी है वो तस्वीर की जाएगी। पास्ता अचीविंग द अल डेंटे टेक्सचर फर्म बट टेंडर। ठीक है, ये जो है फर्म भी होता है, थोड़ा सा टेंडर भी होगा, इज ऑफन कंसीडर्ड आइडियल, ये आइडियल समझा जाता है। It indicates proper cooking and is associated with higher quality, offering a satisfying bite and flavor. ठीक है, ये वही वाली पूरी ये वो वाली बात आ गई जो मैंने अभी जॉब से मुताल्लिक आपको बताई कि ये वाली जो हाई पेइंग जॉब्स होती हैं ये टेस्ट कराते हैं आपको। ठीक है, और फिर जो है आप उस चीज़ को लेके आगे अपने कैन कर रहे हो या ऐसे खुला हुआ बेच रहे हो या जो भी कुछ मार्केट कर रहे हो। हाउ डज ओवर कुकिंग वेजिटेबल्स अफेक्ट देयर टेक्सचर एंड क्वालिटी, ये जो ओवर कुकिंग वेजिटेबल्स हैं ये किस तरह टेक्सचर और क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं। तो ओवर कुकिंग इन्हांसेस वेजिटेबल टेक्सचर, पहला ऑप्शन ये दिया उन्होंने कि वो इन्हांस कर देती हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि वेजिटेबल्स बिकम फर्मर एंड मोर अपीलिंग, कि वो फर्म हो जाती हैं, मोर अपीलिंग होती हैं। तीसरा उन्होंने ऑप्शन दिया है लीड्स टू मुशी वेजिटेबल्स एंड अ डिक्लाइन इन क्वालिटी, कि वो मुशी वेजिटेबल्स हो जाती हैं, डिक्लाइन हो जाती है उनकी क्वालिटी। चौथा ऑप्शन है आपके पास कि टेक्सचर रिमेन्स अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ कुकिंग टाइम। ठीक है, वो जो उनका टेक्सचर है वो बिल्कुल ही कोई असर नहीं पड़ता जितना भी आप उनको पका लें या कुछ कर लें। तो सही ऑप्शन है कि वो थोड़ी सी मुशी हो जाती हैं और डिक्लाइन क्वालिटी में हो जाती है, जो अभी अभी मैं आपको बता रही थी कुछ देर पहले कि अमूमन ये तस्वुर किया जाता है जो बच्चों को छोटी क्लासेस में, बच्चियों को खास करके होम इकोनॉमिक्स की जो बच्चियाँ हैं उनको पढ़ाई जाती है 6-7 क्लास में, कि खाना जब भी बनाएं तो उसको थोड़ा सा बॉइलिंग या थोड़ा सा कच्ची शक्ल में ज़्यादा रखें। जितना आप उसको पकाएंगे सब्ज़ी को या उसको तो उसके न्यूट्रिएंट जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा इस तरह से करके, और मैंने गोश्त का भी जैसे आपको बताया कि ग्रिलिंग, अगर डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं किसी इलाज के लिए तो वो आपसे कहते हैं कि आप ग्रिल्ड शक्ल में उसको खाएं, बजाय इसके कि आप उसको तेल में या भारी भारी उसके अंदर जो है वो चीज़ें डालें और उसके अंदर इस तरह करके खाएं। ठीक जनाब, अच्छा जी, ओवर कुकिंग वेजिटेबल्स कैन ब्रेक डाउन देयर सेल स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन अ mushy texture and a decline in quality. Proper cooking methods are crucial for maintaining desirable vegetable texture. ठीक है, थोड़ा सा जो है आप उसको थोड़ा सा कच्ची शक्ल में इससे भी रखते हैं कि जब ये वाले लोग आपसे कहते हैं कुक करने के लिए यानी कि कैन की शक्ल में उसे करना है या किसी शक्ल में आपने रखना है तो ऑलरेडी
वो जो रखी होगी वहाँ के ऊपर तो वो कुक की हुई होगी तो वो थोड़ा सा नरम वैसे ही पड़ जानी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसकी कच्ची शक्ल में रखेंगे ताकि वो ज़्यादा देर तक जो है वो चल सके आपकी, ठीक है, और वो रखी जा सके, वहाँ शेल्फ लाइफ उसकी ज़्यादा हो जाए। वाई इज टेक्सचर ऑफ ब्रेड इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग इट्स क्वालिटी? टेक्सचर ऑफ ब्रेड जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है डिटरमाइनिंग इट्स क्वालिटी? ब्रेड टेक्सचर डज नॉट कोरिलेट विथ क्वालिटी, ठीक है। पहला ऑप्शन ये कह रहे हैं कि इसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता, कोरिलेट नहीं करती क्वालिटी के साथ। दूसरा ये कह रहे हैं अ सॉफ्ट एंड फ्लफी टेक्सचर इज प्रेफर्ड फॉर हाई क्वालिटी ब्रेड, कि सॉफ्ट और फ्लफी टेक्सचर जो है उसको प्रेफर किया जाता है हाई क्वालिटी ब्रेड के लिए। हार्ड एंड डेंस ब्रेड इज अ साइन ऑफ फ्रेशनेस एंड क्वालिटी। अच्छा, ये वाला जो सी ऑप्शन है ना, ये आपको देख के सुन के हैरत होगी कि हमारे यहाँ ये ओवरऑल नहीं, लेकिन बहुत कुछ लोग आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जो एक हमारे यहाँ एक चीज़ जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है और वो कहलाती है कड़क बन। अगर किसी ने देखा हो या कभी किसी ने खाया हो, ठीक है, कड़क बन या कड़क डबल रोटी इस तरह से, तो वो जो उसका काफ़ी हार्ड टेक्सचर होता है ऊपर से और वो अंदर से जो है वो नरम होती है, तो वो इस तरह से जो है वो, हाँ, हार्ड एंड डेंस। बहरहाल इन्होंने नहीं, ये इन्होंने सॉफ्ट वाला, सॉफ्ट एंड फ्लफी वाला जो आम सी ब्रेड होती है जो सब लोग लेते हैं, ज़्यादातर अवेलेबल होती है, उसका तस्करा किया है। तो ये ही सही आंसर इन्होंने कहा है कि सॉफ्ट एंड फ्लफी टेक्सचर इज प्रेफर्ड फॉर हाई क्वालिटी ब्रेड, ठीक है। The texture of bread is specifically a soft and fluffy interior with a crusty exterior is often associated with high quality. It influences the overall eating experience and consumer satisfaction, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो टोस्टर आपने देखा है कि वो भी यूज़ करते हैं, वो उसको थोड़ा सा क्रंची और थोड़ा सा ऊपर से ऐसा लुक देने के लिए। वैसे अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसके लिए मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि कायदे आज़म जिस ज़माने में थे तो उनको अच्छी लगती थी डबल रोटी, थोड़ी सी ब्रेड जो है ना वो थोड़ी सी उसके ऊपर होना चाहिए कुछ, यानी आप उसको सेक के या इस तरह करके दें। तो पहला जो टोस्टर आई थिंक डिज़ाइन किया गया था या जो था नहीं था अवेलेबल, या डिज़ाइन किया या बनाया या कुछ इस तरह की उनसे एसोसिएट है टोस्टर के हवाले से कोई चीज़, कायदे आज़म के हवाले से, तो वो मुझे याद आई कि फिर वो बनाया गया था या मंगवाया गया था। ये सही से मुझे नहीं है ज़हन में, लेकिन कायदे आज़म से एसोसिएट है कि वो डबल रोटी, वो टोस्टर वाला मामला जो था वो उनके साथ था कुछ, और वो उनको पसंद थी इस टाइप की डबल रोटी। What does the term mouthfeel refer to in the context of food quality? So the appearance of food, the aroma of food, the overall sensory experience of food in the mouth, the sound produced while eating, तो definitely mouth feel कहा जा रहा है, तो इसमें mouth वाला जो है वो सही आएगा। The overall sensory experience of food in the mouth, क्या वो आपके माउथ के अंदर, और ये वाली भी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही है, मैंने कहा ये बाकायदा जॉब्स हैं, ठीक है। ये इससे नहीं बताया जा रहा कि आम सा बच्चा कोई आप घर में खिला रहे हैं या खा रहा है या कुछ इस तरह का हो रहा है, कि ये बड़ी हाईली पेड जॉब्स हैं, ठीक है। बड़ा इनके अंदर जो है वो लोगों के लिए जो है वो बना हुआ है कि हम पैसा ज़्यादा जो है वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं वाली जॉब करके। तो the overall sensory experience of food in the mouth, mouthful refers to the tactile sensation experience in the mouth including textures, juiciness and smoothness। ये सारी चीज़ें वो बता रहे होते हैं टेस्ट कर करके कि इसके अंदर ये वाली चीज़ ज़्यादा है, ये वाली चीज़ कम है। It contributes significantly to the overall sensory perceptions of food quality, ठीक है, कि आपकी फूड क्वालिटी, मैंने आइसक्रीम का भी आपको तस्करा करके बताया कि वो आपको टेस्ट करके बताएगा कि इसमें मीठा ज़्यादा हो गया है, बच्चे एक कप से ज़्यादा नहीं लेने वाले, आधा कप खा के ही हो सकता है छोड़ दें, ठीक है। तो तुम्हारी आइसक्रीम की डिमांड बढ़ने वाली नहीं है, या जो बढ़ने वाली है, ठीक है। चॉकलेट्स हो गए, मुख्तलिफ तरीके की बहुत सारी चीज़ें, तो ये सिर्फ मीठे पे ही नहीं है बल्कि नमकीन के साथ भी सेम है। जैसे जो ज़्यादातर लोग जॉब्स करते हैं ख़वातीन मर्द सब, तो फिर वो उसी एतबार से जो उनको फूड जो है वो जब ख़रीदेंगे तो उनको ये सारी चीज़ें ध्यान में। अच्छा जी, हाउ डज टेक्सचर ऑफ फ्रेश फ्रूट चेंज एज इट राइपन्स इम्पैक्टिंग इट्स क्वालिटी? टेक्सचर जो है फ्रेश फ्रूट का वो किस तरह चेंज हो जाता है जब वो पूरी तरह से पक जाता है, इम्पैक्टिंग इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी के ऊपर। देखो अभी मैंने आपको मिसाल दी किसकी, मैंगो की, ऑर्गेनिक मैंगोज़ की मैंने मिसाल दी कि उसके ऊपर लिखा हुआ ज़रूर होता है ऑर्गेनिक मैंगो, लेकिन अगर आप इंपोर्ट होने से एक्सपोर्ट होने से पहले वो वाला बैग खोल लें, ठीक है, और आप देखें तो आपको पता चलेगा अंदर से कैरियाँ निकल रही हैं, ठीक है। और वो कैरियाँ ऐसी होंगी कि आप बाकायदा सब्ज़ी में डाल के उनको कैरी के तौर पे पका सकते हैं, वो आम नहीं होंगी, ठीक है। और वजह क्या है कि वो उसमें बाकायदा जो है वो दूसरी चीज़ें एडिटिव्स लगा के और वो करके उनको इस तरह करके वो नेट सी होती है जाली, उसके अंदर करके पैक करके रखा जाता है, जब तक वो वहाँ पहुँचें तब तक वो राइप हो चुकी हों। तो ये वाली जो क्वालिटीज़ हैं ये सारी चीज़ें हैं, ये भी जहन में रखनी होंगी कि फ्रेश। पहला ऑप्शन ये कह रहे हैं
उसका टेक्सचर जो है वो किस तरह जो है वो करता है उसके राइप होने पे इम्पैक्ट उसकी क्वालिटी। तो फ्रेश फ्रूट टेक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द राइपनिंग प्रोसेस, कि फ्रेश फ्रूट का टेक्सचर जो है वो रिमेन रहता है कांस्टेंट थ्रू आउट राइपनिंग प्रोसेस, जब तक वो राइप होता रहता है। राइप फ्रूट्स बिकम फर्मर एंड मोर अपीलिंग, राइप फ्रूट जो है वो फर्म हो जाते हैं, मोर अपीलिंग हो जाते हैं। ओवर राइप फ्रूट हैज़ एन आइडियल टेक्सचर फॉर कंजम्पशन, वो कह रहे हैं ओवर राइप फ्रूट जो है वो आइडियल होता है टेक्सचर फॉर कंजम्पशन के लिए। राइपनिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन द टेक्सचर ऑफ फ्रेश फ्रूट, की राइपनिंग जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता फ्रेश फ्रूट के ऊपर। तो इसका सही ऑप्शन है राइप फ्रूट बिकम्स फर्मर एंड मोर अपीलिंग, ठीक है, वो थोड़ा सा फर्मर हो जाता है और लोग उसको ज़्यादा खरीद रहे होते हैं, यानी खाने के लिए रेडी होता है वो। तो वो वाला जो है फ़ौरन जो आपके यहाँ यानी अमूमन जो है वो ख़रीदा जा रहा होता है, लेकिन जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से राइप नहीं करेंगे। अक्लमंदी की बात पहले से मैं बता रही हूँ, ताकि वो प्रोसेस के दौरान राइप होगा, जब तक वो वहाँ पहुँचेगा खुलेगा सब होगा तब तक, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें मैंने क्यों लगाई हुई हैं, तो वो देखो तो तुम्हें बादियान का फूल भी नज़र आ रहा है, लौंग भी नज़र आ रही, काली मिर्च और साथ में आपके दालचीनी, ठीक है, कार्डिमन और ओले, ये क्या क्या कहलाती हैं सारी चीज़ें, तो ये सारी ठीक है। और इधर आपको नज़र आ रही है अदरक या हल्दी आप कह लें इसको, ठीक है। तो ये दोनों एक ही तरह से करीब करीब मिलती जुलती हैं, तो हल्दी से ये ज़्यादा करीब है, इसका कलर भी हल्दी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं आपको पिछला वाला विटामिन्स और इसके मुतालिक पढ़ा रही थी, तो याद रखना उसमें मैं भूल गई थी ये चीज़, दोबारा आपको याद दिला दूँ कि हल्दी जो है वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। जब भी ये बचपन से हम सुनते चले आए कि जो है हल्दी जो है अगर किसी की चोट लग जाए, किसी बच्चे के हड्डी पे चोट लगे, तो उसे कहा जाता है, दादी नानी बोल रही होती हैं कि इसको दूध में हल्दी मिला के पिला दो, ठीक है। तो वो हल्दी जो है वो हमेशा से हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ के ऊपर भी हम तस्करा कर लेते हैं हल्दी का थोड़ा सा, और एरोमा का, कि हल्दी जब आप जैसे उसको क्रश करोगे, घिसना शुरू करोगे या पीसोगे या कुछ करोगे इस शक्ल में, यानी जिस तरह से आप अदरक का इस्तेमाल करते हो, तो नेचुरल हल्दी एक तो वो आती है जो पिसी हुई मसाले की शक्ल में, और एक ये नेचुरल जो आप लेंगे इसी तरह से, तो आपको एक खास किस्म का एरोमा फील होगा, वहाँ के ऊपर आपको पता चलेगा, आपको सांस लेना भी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो इसकी अपनी एक खासियत होती है। इसी तरह से गरम मसालों की भी आपको पता है, जैसे आप उसको ग्राइंड करना शुरू करोगे, चाहे काली मिर्च हो या इनमें से कोई भी चीज़, लौंग आप डालो बघार के अंदर, तो फ़ौरन एरोमा डेवलप होता है, खुशबू होती है, और आपका जी चाहता है कि बस अब अगर चावल पकने वाले हैं तो बड़े अच्छे चावल बनने वाले हैं और मुझे चावल खाना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर इंक्लूडिंग द फ्लेवर प्रोफाइल ऑफ स्पाइसेस एंड हर्ब्स इन कुकिंग, तो ये स्पाइसेस में वो वाली चीज़ें आ गई, हर्ब्स के अंदर ये वाली चीज़ें आ गई, तो ठीक है। तो ये अपना अपना एरोमा, इनका अपना अपना एक अंदाज होता है, अपना अपना एक वो होता है कि जिसकी वजह से वो, जैसे हम एरोमा को हम उर्दू में बोलें तो हम कहते हैं इश्तिहा डेवलप करना, भूख की, यानी बाहर से हम आ रहे हैं कॉलेज, स्कूल से कहीं से, और वो बैग हमारे हैं और हम थके हारे या जॉब से कहीं से आ रहे हैं, और हम घर में दाखिल हुए और घर में जो है पुलाव की खुशबू जो है वो बिखर रही है, तो बहुत जी एकदम से आपका जो है इश्तिहा बढ़ जाती है और ज़्यादा भूख में, तो वो उसको कहते हैं एरोमा, ठीक है। Aroma plays a crucial role in flavor profiling of spices and herbs. The volatile compounds released contribute significantly to the overall taste experience. How does aging impact the flavor of certain cheeses? तो ये बात याद रखना है, यहाँ के ऊपर चीज़ का हम तस्करा करेंगे, तो इसमें जो चीज़ के हवाले से जो बात है, जितनी पुरानी रखी हुई होगी वो ज़्यादा अच्छी तस्वुर की जाती है। ये बात याद रखना हमेशा कि वो किसी ब्रांड की हो या फिर आप आम घर में भी होगा तो उसमें भी जो है वो ज़्यादा तस्वुर की जाएगी कि जो पुरानी रखी हुई चीज़ है उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर तस्वुर की जाती है। कुछ हमारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कहा जाता है वो जितना ज़्यादा पुराना होगा, अचार है, कोई चीज़ है, कि वो जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी बेहतर होगी या वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और उसको ज़्यादा अच्छा समझा जा रहा होता है। तो चीज़ के अंदर ये क्वालिटी मौजूद होती है। एजिंग अलाउज सर्टेन चीज़ेस टू अंडरगो बायोकेमिकल, सॉरी पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एजिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन चीज़ फ्लेवर, एजिंग जो है वो कोई इफेक्ट नहीं डालती चीज़ फ्लेवर के ऊपर। यंगर चीजेस हैव मोर प्रोनाउंस फ्लेवर, यंगर चीजेस के अंदर मोर प्रोनाउंस फ्लेवर होती है। एजेड चीज डेवलप मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटेंस फ्लेवर्स, तो ये कह रहे हैं मोर कॉम्प्लेक्स और इंटेंस फ्लेवर्स आ जाती हैं एजिंग चीज के अंदर। और डी ये कह रहे हैं एजिंग ओनली अफेक्ट्स द टेक्सचर नॉट द फ्लेवर ऑफ चीज़ के, एजिंग जो है वो ओनली इफेक्ट करती है उनके टेक्सचर के ऊपर और फ्लेवर के ऊपर नहीं करती है, ठीक है। तो सही इसका आंसर है एजेड चीज डेवलप मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटेंस फ्लेवर्स, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स और इंटेंस फ्लेवर्स डेवलप कर देती है लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी समझी जाती है। ये भी मैं आपको बताऊं, एजिंग allows certain cheeses to undergo biochemical changes leading to the development of more complex and intense flavors. This is a key aspect of quality in aged cheeses, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया है
कि ये की एस्पेक्ट समझा जाता है इनकी क्वालिटी के लिए जो एजिड चीजेस होती हैं, मतलब ये जितनी पुरानी होगी उतना अच्छा। जिस तरह शहद के लिए भी ये बात कही जाती है, ठीक है, शहद हनी जो है वो जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। अच्छा जी, वाई इज बैलेंस ऑफ स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड उमामी फ्लेवर्स इंपॉर्टेंट इन क्यूलिनरी डिशेस, ठीक है, जो हम आम तौर पे पकाते हैं क्यूलिनरी डिशेस कहलाती हैं और उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। द बैलेंस, तो उसमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द बैलेंस, कि इनका जो बैलेंस है, तवाज़ुन, वो क्या अहमियत रखता है, तो इम्पॉर्टेंस क्या है उसकी। द बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन क्यूलिनरी क्वालिटी, ठीक है, जब हम पका रहे होते हैं तो उनके अंदर बैलेंस का कोई हिस्सा नहीं होता। मसलन हम जितनी चाहें उसके अंदर हल्दी डाल दें, जितना चाहें उसके अंदर नमक डाल दें, जितनी चाहें उसके अंदर चीनी घोल दें, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता। तो दूसरा ऑप्शन ही कह रहे हैं डिशेस टेस्ट बेटर व्हेन वन डोमिनेंट फ्लेवर इज प्रेजेंट, ठीक है, वो कह रहे हैं कि डिशेस जो है उस वक्त ज़्यादा अच्छी लगती है कि कोई भी एक चीज़ उसके अंदर आप ज़्यादा कर दी, चाहे मसलन लौंगे भर दें पूरे पुलाव के अंदर, तो वो बहुत अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो अब बैलेंस कॉम्बिनेशन इनहेंसेस ओवरऑल टेस्ट एंड क्वालिटी, बैलेंस कॉम्बिनेशन कह रहे हैं इनहेंसेस द ओवरऑल टेस्ट एंड क्वालिटी, और ये चीज़ें जो हैं ये कुछ ही लोगों के पास होती हैं जो माहिर। अच्छा, इसके ऊपर मुझे याद आ गया, जेंडर स्टडीज़ भी मैं आप लोगों का लेती हूँ, तो उसमें भी मैं ये चीज़ पढ़ा रही होती हूँ, बच्चों को बता रही होती हूँ कि हमेशा जो बात औरतों से मंसूब की जाती है, कुकिंग जिस तरह कहा जाता है कि ये औरतों का है, तो उसमें हमेशा से ये बात सामने आई कि मर्द सबसे अच्छा वो काम करता है। मसलन सिलाई कढ़ाई औरतों से निस्बत दी जाती है और सबसे अच्छे जो दर्जी होते हैं वो मर्द होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के। इसी तरह से कुकिंग जो ख़वातीन का एक शोबा समझा जाता है, उसमें सबसे अच्छे शेफ़्स जो हैं वो मर्द होते हैं, ठीक है। इसी तरह से तो बहुत सारे, तो ये हम खाने पकाने का, क्योंकि खाने का और इन चीज़ों का तज़किरा कर रहे हैं, तो ये शेफ़्स जो हैं कि अब वो कैन कर रहे हैं या बना रहे हैं या प्रोसेस हो रहा है आपका फूड, तो उसके अंदर कितना बैलेंस, कितना तवाज़ुन जो है वो कायम रखना है और ये सारी चीज़ें करनी है। तो लिहाजा शोबों से ही हम ताल्लुक़, तो मार्केट से ही ताल्लुक़, तो मार्केट से ही तो ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब बैलेंस कॉम्बिनेशन इनहेंसेस ओवरऑल टेस्ट एंड क्वालिटी, कि जब तक इनका बैलेंस नहीं होगा तब तक आप टेस्ट और क्वालिटी डेवलप नहीं कर सकते, तो ये बैलेंस होना लाजमी है। Achieving a balance of sweet, salty, sour and umami flavors is essential for a well-rounded and enjoyable culinary experience. It contributes to the overall quality and palatability of a dish. ठीक है, वैसे ही वाबस्ता है जो हम रोज़मर्रा की जो डिशेस बनाते हैं चीज़ों से। अ बैलेंस, अचीविंग अ बैलेंस स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड उमामी फ्लेवर्स इज एसेंशियल फॉर अ वेल राउंडेड एंड एंजॉयबल culinary experience. It contributes to the overall quality and palatability of a dish. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, हाउ डज द रोस्टिंग प्रोसेस इम्पैक्ट द फ्लेवर ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी के ऊपर अगर आप उसको रोस्ट करते हैं तो क्या, तो कॉफ़ी की से भी एक निस्बत है जो मैं आपको बताती चली जाऊँ। कॉफ़ी से ये निस्बत है कि ये अरब कंट्रीज से आई, यानी इससे पहले इसके मुतालिक, कॉफ़ी के मुतालिक कोई नहीं जानता था, और ये जो आई ये हमारे मिस्र, सूडान और इन एरिया से, यानी अरब कंट्रीज़ की तरफ से जो है ये हमारे पास हमें नज़र आता है कि कॉफ़ी आई। तो प्लेटेबल हो, उमामी हो, ये सारी फ्लेवर्स, तो ये तो आपने पढ़ ही लिया कि बैलेंस कॉम्बिनेशन होना चाहिए तभी हो सकेगा। अच्छा, इसके बाद हम कॉफ़ी वाले पे आ गए हैं, तो वो आ जाइए नीचे कि कॉफ़ी जो है वो हमारी कॉफ़ी बीन्स वो आई हैं अरब कंट्रीज से, और उसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास, रोस्टिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन कॉफ़ी फ्लेवर, ठीक है, रोस्टिंग जो है वो कोई इफेक्ट नहीं डालती है फ्लेवर के ऊपर। लाइट रोस्ट हैव अ स्ट्रॉन्गर फ्लेवर देन डार्क रोस्ट, के लाइट रोस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालती है डार्क रोस्ट के मुकाबले में। रोस्टिंग एनहांसिंग द नेचुरल फ्लेवर्स एंड एरोमा ऑफ द कॉफ़ी बीन्स। सी ऑप्शन है आपका, और डी है आपका, ओनली द ग्राइंड साइज इन्फ्लुएंसेस द फ्लेवर ऑफ द कॉफ़ी। तो इसमें सी जो है वो सही आंसर है कि ये इन्हेंस करती है, यानी आपको कॉफ़ी बीन्स जो नज़र आते हैं या आप इस्तेमाल करती हैं तो वो थोड़ा सा रोस्ट करके और इस तरह करके डाले जाते हैं जो उनका बढ़ा रही होती कॉफ़ी की। Roasting enhances the natural flavors and aroma of the coffee beans. The roasting process is crucial in developing the flavor profile of coffee beans. It enhances the natural flavors and aroma, contributing to the unique characteristics of different coffee varieties. ठीक है, ये एक पौधा होता था वहाँ के ऊपर अरब कंट्रीज़ में, जो जिसमें कोई जिस तरह आप हर्ब इस्तेमाल करते हैं तो वो इस तरह हर्ब के तौर पे वो इस्तेमाल होती थी कि, और फिर ये बाद में जो है इतनी ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई, जिसे कहना चाहिए। अच्छा जी,
हाउ डज ये रोस्टिंग तो हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, हाउ डू फर्मेंटेशन प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू द फ्लेवर ऑफ सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स. ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लेवर ऑफ सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स को. तो फर्मेंटेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन फूड फ्लेवर. की फर्मेंटेशन जो है ये कोई, फर्मेंटेशन कहते हैं खमीर डालना, जिसे हम कहते हैं ना, खमीर का मतलब पता है, जिस तरह हम केक बना रहे हैं तो केक के अंदर हम डालेंगे वो वो क्या हो जाता है, उभर जाता है इस तरह. इसी तरह आटे में खमीर पैदा हो जाता है तो उसके गुलगुले बनाते हैं, गुलगुले बना के खाते हैं, ठीक है. या कोई चीज़ तो उसमें कुछ चीज़ें हम बाकायदा डाल के बनाते हैं, जिस तरह हम दही बनाते हैं, दही के अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा चीज़ डालेंगे तो वो दही के तसले आपने देखे होंगे जो दुकानों के पास जो इस तरह दही सेल होता है कि दही किस तरह बनाया जाता है. तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस समझ में आ गया कि मतलब क्या है, खमीर डालना है आपने उसके अंदर ताकि वो जो है वो अपनी शक्ल इस तरह से चेंज करे और इस तरह से बने. हाँ हाँ, यीस्ट. तो इस तरह से फर्मेंटेशन का ये पूरा प्रोसेस कहलाता है. फर्मेंटेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन फूड फ्लेवर. ये फूड फ्लेवर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करता. दूसरा कह रहे हैं फर्मेंटेशन रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन फ्लेवर कॉम्प्लेक्सिटी. ये फ्लेवर कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर देता है. तीसरा कह रहे हैं फर्मेंटेशन इंट्रोड्यूसेस बेनिफिशियल बैक्टीरिया इनहेंसिंग फ्लेवर. ठीक है, फर्मेंटेशन जो है ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, इनहेंस करता है फ्लेवर को. और चौथा ये कह रहे हैं ओनली फ्रूट्स बेनिफिट फ्रॉम फर्मेंटेशन इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर. तो इसका सही आंसर है सी, फर्मेंटेशन इंट्रोड्यूसेस बेनिफिशियल बैक्टीरिया इनहेंसिंग फ्लेवर. ठीक है, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है जो आप खाने में आमतौर पे जब डाल रहे हैं और इस्तेमाल करें तो कोई ना कोई फ़ायदा इसका होगा. जिसके लिए दही की भी मैंने मिसाल दी कि दही बहुत सारी कंडीशंस में आपके लिए जो है इलाज के तौर पे बताया जाता है, तो ये बहुत अच्छा होता है. तो फर्मेंटेशन पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेने देते हैं हमें. Fermentation introduces beneficial microorganisms that produce compounds contributing the flavor complexity of certain foods. This process is commonly utilized in the production of various fermentation products such as yogurt and वो दूसरी चीज़ आपको sauerkraut कही है. तो वो इसी तरह की चीज़ें हैं जो आपके, ये भी देख लीजिए कि इसका मतलब क्या है, sauerkraut का मतलब. ठीक है, तो ये पिकल्स इसके बाद आ रहा है. पिकल्स जो हैं अचार मुख्तलिफ किस्म के जो डाले जाते हैं, और ये ज़्यादातर हमेशा से आपने एंशियंट टाइम से आप देखते चले आए कि एक सिलसिला था सब्जियों को, चीज़ों को महफूज करने का, प्रिजर्व करने का. ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें डाली जाती हैं वो एक लंबे अरसे तक शेल्फ लाइफ आपको देती हैं, क्योंकि बरसों, मैंने अचार की अभी एग्जांपल दी थी कि जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है. पत्तों वाली जो आपकी कैबेज होती है, एक होती है आपकी कैबेज फ्लावर, कूली फ्लावर, और एक होती है पत्तों वाली जो कैबेज, उसका अचार डाला जाता है बाकायदा. ठीक है, और वो नमक के पानी में, यानी जो है या सिरके में, जो आप कहते हैं कि नींबू का अचार या इस तरह की चीज़ें भी आपने देखी होंगी, शलजम का अचार, तो वो इस तरह से उसका अचार बनाया जाता है, तो वो उसको कहते हैं sauerkraut. ठीक है, अच्छा जी, ये अब आ गया, अचारों का तस्करा आ गया है, तो देख लेते हैं हम मजीद आगे क्या क्वेश्चन है. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग प्रिजर्वेटिव्स टू पैक्ड फूड्स. के पैक जो होते हैं फूड्स, अब ये कुछ घरेलू तौर पे पैक किए जाते हैं, कुछ बाकायदा इंडस्ट्रियलाइज जो है वो पैकिंग होती है इनकी. तो वो किस तरीके से होती है, लेकिन दोनों तरीके से. अगर मैं आप पूछेंगे कि जनाब कौन सा तरीका ज़्यादा जो है वो मार्केट में इस वक्त मौजूद है, तो आपको देख के हैरत होगी. आप अमेज़ॉन पे चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आप ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, आपको चाहिए, आपको मंगवाना है, तो ये दोनों तरीके मौजूद होंगे. आपको इस तरीके का भी नज़र आ रहा होगा घर में बना हुआ, और इस तरीके का भी वहाँ के ऊपर अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर. ये दोनों चीज़ें, यानी लोग घरेलू तौर पे भी काम कर रहे हैं और उसको बाकायदा अमेज़ॉन या इस तरह की चीज़ों के ऊपर सेल कर रहे हैं. तो ये हमसे ज़्यादा, और मैं कहती हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ों से सबक लेना चाहिए कि हम घरेलू तौर पे बहुत सारे काम, मसलन मैं इसी से मुझे याद आ गया, हालांकि खाने पीने की चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल इसी से दिमाग में आगे याद आ गया तो बताती चलूँ कि रैग्स जो अमूमन आम तौर पे हम दरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है वहाँ. क्यों है उसकी अहमियत, कोई बता सकता है? इंटर रिलेट करती है आपकी, कहीं ना कहीं आके ये चीज़ जो है वो इंटर रिलेट करेगी, क्योंकि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, कि वहाँ के ऊपर ठंडे वो कंट्रीज़ हैं, और हाँ कारपेट्स वगैरह इतने होते नहीं हैं, ये बहुत कॉस्टली होते हैं, और दरिया वहाँ जो है वो लोग बहुत ही इससे बाकायदा वैक्यूम क्लीनर से और उससे साफ़ करे होते हैं. अगर आप वहाँ की जो मूवीज़ देखें और वीडियोज़ देखें ऑर्गेनाइजिंग होम या इस तरह की, तो उसके ऊपर आपको नज़र आएगा कि वो उनके ऊपर बाकायदा वैक्यूम क्लीनर. हमारे यहाँ तो दरिया आमतौर पर ऐसी जो होती है हम उसमें ला रहे होते हैं, और वो हैंडमेड भी होती हैं या इस तरह की भी होती हैं. तो वो अमेज़ॉन के ऊपर अगर उनको सेल आउट किया जाए तो उनसे कितना मुनाफा और किस किस तरह की चीज़ें जो हैं वो कमाई जा सकती हैं. सैचुरेशन भी तो एक चीज होती है कि पूरी दुनिया में लोग इतनी सेल कर रहे हैं, तो जाहिर है उसको रिव्यूज लेना. और तो हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ जगह मौजूद है, यानी हम अगर अपनी कोई एंट्री करें तो हमें कहाँ करनी है. मसलन अगर हम शर्ट ही बनाए चले जाएं, शर्ट तो इतने लोग बना रहे हैं,
तो हम कोई डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी अगर वो धागे की बनानी है या किसी की, या फर्स्ट कर लो कि फूड की है, तो फूड इस वक्त डिमांड ज़्यादा है। आपको पता है पिछले दिनों जो आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, पिछले दिनों क्या, मैं अभी रिसेंटली की अभी तस्करा करी थी, वो बच्ची आपकी कह रही है, नूर शाह पायलट जो यहाँ होती है आपकी बच्ची, वो कह रही है कि मैं इटली गई, तो मैं इटली जो है वो मैं क्या, मेरा जो बैग था पूरा वो जनाब किन चीज़ों से भरा हुआ था, मसालों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि मैं गार्लिक इतनी बड़े जार के अंदर जो वो पीस के लेके गई अपने साथ, कि वो ये बता रही होती मसलन। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ है जो है वो आपको पता चला, अगर वो बच्ची लेके जा रही है या कोई हमारा आने जाने वाला इस किस्म की चीज़ लेके आ जा रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ इन चीज़ों की डिमांड है और बहुत महंगे दामों बिक रही हैं। तो हम वहाँ अपनी मार्केट जो है वो क्यों नहीं बना सकते, कि वहाँ अगर अपनी मार्केट बनाएंगे तो फिर हमारा कितना मुनाफा हमारे लिए खुद भी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, सिंध के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी कि सिंध में बहुत अच्छी बात है, बहुत नई हमने सुनी और हमारे सामने आई कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स वहाँ तक पहुँचे, खैर से आप लोगों की सीट्स हैं कि वहाँ तक पहुँचे, और इन्होंने ये कोशिश की और इसके ऊपर काम शुरू किया कि गूगल के ऊपर जब ये न्यूज़ आई कि हमारा सिंध का जो है काफ़ी एकड़ जो अराजी है, जो ज़मीन है वो लैंड, वो उसके ऊपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू की गई, क्योंकि आफ्टर फ्लड जो है वो ज़मीन के अंदर फर्टिलिटी पैदा हो जाती है। ठीक है, जो प्यासी सूखी ज़मीन पड़ी थी तो उसके अंदर थोड़ी सी फर्टिलिटी डेवलप हुई, और उसके तहत जो है वो वहाँ के ऊपर उन्होंने एग्रीकल्चरल जो है काम का स्टार्ट किया है। पहले ये हो रहा था कि इससे पहले कि वो कुछ जो कहते थे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, या वो नहीं चाह रहे कि उनका फ्यूडलिज्म ख़त्म हो या कुछ इस तरह, तो वो नहीं खेतों पे इस तरह से काम करते जिस तरह के एक होना चाहिए, या इस तरह के वो चाहते हैं कि हारी हारी बना रहे, यानी किसान फार्मर जो है आपका। लेकिन बहरहाल वो दोनों नज़रियात मौजूद हैं अपनी जगह। गवर्नमेंट के बंदे गए तो एटलीस्ट वो वाली जो लैंड्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में थी और उन पे अभी बिल्डिंग्स नहीं है या अभी इतना वो नहीं था, तो वो उस पर्पस के लिए वो लेकर आए, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, और वहाँ काम किया उन्होंने, स्टार्ट किया है। तो ये एक अच्छा जिससे कहना चाहिए कि हो सकता है कि सिंध भी हमारी अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, एटलीस्ट दूसरे सूबों के आगे उसको हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको खर्चा, मैं कहती हूँ, करना होता है पानी का, इरीगेट करने का अगर खर्चा करना है, थोड़ा सा अगर खर्चा आप इस तरफ कर देंगे, सोलर पैनल्स ले आएँ, कुछ इस तरह की चीज़ ले आएँ कि अगर वहाँ तक बिजली नहीं है या वहाँ तक कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है, तो वो सोलर पैनल्स के ज़रिए से जो है वो जनरेट कर लें या कुछ कर लें, और वहाँ जो है पानी किसी तरह खींचने में या ट्रक्स की मदद से, उसकी मदद से आप बाय कर लें पानी, थोड़ा सा इरीगेट करने के लिए उस एरिया को, और इरीगेट हो जाए तो बाकी तो सारा काम अल्लाह ताला नहीं करना है। ठीक है, कुदरती जो है वो नेचर हमारा काम करेगी, तो इससे हम जनरेट कर सकते हैं। और बहुत अच्छी, फिर इससे जो फ्रूट्स हमें मिलने वाले हैं, जो इससे जो हमारी कमाई होगी, जिसे कहना चाहिए कि जो वहाँ से आएगा बैलेंस, तो उससे हमारे बहुत सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो, उसमें हमारे बेहतरी की कंडीशन जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग प्रिजर्वेटिव्स टू पैक्ड फूड? इनहेंस कलर, इंक्रीज वेट, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, इंप्रूव टेक्सचर। तो जनाब एक्सटेंड शेल्फ लाइफ डेफिनेटली जब आप उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करें, इसका मतलब है कि अब आपने वो प्रिजर्व करनी है, लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व करनी है, तो उसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे, ऐसे मसाले डालते हैं जिसकी वजह से जो है वो सड़े नहीं, ख़राब ना हो, काफ़ी अरसे तक वो आपके वहाँ शेल्फ के अंदर मौजूद रहे। तो प्रिजर्व आर added to packed food inhibit microbial growth, prevent spoilage, ठीक है, ख़राब होने से रोकता है, एंड एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। इसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ ऑलिव के, अगर आपने पिकल्स देखे हो तो जैतून वैसे कहा जाता है कि तेल के लिए, तेल के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत अच्छा है जैतून। लेकिन अब आप क्या करते हैं, अगर आप उसको पिकल की शक्ल में अगर आप कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उसका पानी नमकीन होता है, यानी अगर किसी ने वो पिकल की शक्ल में खाया हो जैतून, तो फिर आप देखेंगे या वो जो रखा हुआ होता है शेल्फ के अंदर इम्तियाज़ में या कहीं भी आपको नज़र आएगा, तो वो एक लिक्विड फॉर्म के अंदर, यानी इस तरह करके वो रखा हुआ होता है। आई डोंट नो वो सिरका होता है या वो इस तरह का बनाया जाता है, उसके अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं कि जिसकी वजह से जैतून की वो वाली शक्ल जो है वो बरकरार रहे और वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो हाउ डज फ्रीजिंग प्रोसेस इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? ठीक है, फ्रीजिंग प्रोसेस जो है, अब ये क्या असर डाल रहा है क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि आज तो हम क्वालिटी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वालिटी के ऊपर क्या असर डाल रहा है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की? फ्रूट वेजिटेबल की क्वालिटी आपको देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? फ्रीज़र, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पेश आती। ये ज़रूरत कहाँ की है? जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, मौसम ठंडे हैं और वहाँ के ऊपर आप ग्रो नहीं कर सकते वेजिटेबल। ठीक है, फौरी तौर पे आपको मैसर नहीं आ सकती ज़मीन से जो हासिल शुदा है, तो वहाँ के ऊपर इस कंडीशन में वेजिटेबल्स होती हैं मौजूद जो फ्रीज़ की जाती हैं और वहाँ सप्लाई की जाती हैं। तो फ्रीजिंग हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी, तो फ्रीजिंग जो है वो कोई नहीं डालती क्वालिटी के ऊपर। फ्रीजिंग पहला ऑप्शन। दूसरा है फ्रीजिंग इनहेंसेस द कलर,
ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की फ्रीजिंग जो है वो इन्हेंस कर देती है कलर ऑफ फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स के। तीसरा ऑप्शन है फ्रीजिंग कैन प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स बट टेक्सचर में बी ऑल्टर्ड, कि फ्रीजिंग जो है वो प्रिजर्व कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को लेकिन उसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है आपके पास फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकम मोर फ्लेवरेबल, फ्लेवरफुल, के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो उनमें फ्लेवर ज़्यादा हो जाता है। तो जी देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। फ्रीजिंग कैन प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स, की फ्रीजिंग जो है वो न्यूट्रिएंट्स तो प्रिजर्व कर लेती है बट टेक्सचर में भी ऑल्टर्ड, लेकिन टेक्सचर उसका ऑल्टर हो जाता है। इसकी मैं क्या मिसाल दूँ, इसकी मैं मिसाल दे सकती हूँ आपको कि अगर पोटैटो के आपने कटलेट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और वो आपने ऐसे ही यानी अभी कच्ची फॉर्म के अंदर आपने फ्रीज कर दिए हैं, ठीक है, और फिर आपने निकाला उसको 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, और अब आप उसे फ्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आने वाली है। तो ठीक है क्या, तो फिर उसको फ्रीज़ करने का क्या के लिए क्या कहते हैं कि आप पहले से इसको थोड़ा सा, अगर आपने फ्रीज़ करना है, अभी आपकी ज़रूरत के लिए पूरे हो गए, अब कल के लिए परसों के लिए उसको फ्रीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करें, उसको थोड़ा सा फ्राई करके रख लें। तो फिर क्या होता है कि उसका टेक्स्चर चेंज नहीं होने पाता। तो वो ये कहने कि न्यूट्रिएंट्स तो उसके अंदर रह जाएंगे लेकिन उसका टेक्सचर चेंज हो चुका होगा। टेक्सचर इस तरह चेंज होता है कि फिर आपको उसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है, फिर वो अपनी शेप में भी नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो वो इस किस्म की कंडीशंस आ जाती हैं, तो काफ़ी दिक्कत तलब चीज़ें हैं, लेकिन उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से किसी तरह जो है वो प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है और पहुँचाई जाती हैं लोगों तक चीज़ें। जी freezing helps preserve nutrients in fruits and vegetables but the texture may be affected due to ice crystal formation, ठीक है। ice crystal formation की वजह से भी होता है, कुछ गैसेस हो रही होती हैं जो ये बर्फ बना रही हैं आपकी, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। प्रॉपर पैकेजिंग एंड क्विक फ्रीजिंग मेथड्स आर क्रूशल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। डेफिनेटली ये चीज़ें किन जगहों पे होंगी, हमारे यहाँ तो ताज़ी हालत में चीज़ें आपको मैसर आ जाती हैं, लेकिन ऐसी कंट्रीज जहाँ के ऊपर ऐसा मुमकिन नहीं है वहाँ पर, ठीक है। What role does packaging play in preventing freezer burn in frozen fruits? What role does packaging, अब packaging क्या रोल प्ले कर रही है जो prevent freezer burn? freezer burn का मतलब किसी को पता है freezer burn क्या होता है? जिस तरह आपको आग से हाथ जल जाता है या आग से चीज़ें जल जाती हैं, इस तरह आपको कभी सुना होगा आपने बर्फ़ में हाथ लगाया, हाँ जल गया, तो बर्फ़ से, तो वो फ्रीज़र बर्न कहलाता है, ठीक है। तो वो ऐसी कंडीशन भी होती हैं कि ठंड की वजह से जो है वो जलने का इफेक्ट आ जाना, तो वो ये वाली चीज़ें भी होती हैं, फ्रीज़र बर्न कहलाती हैं। फ्रोजन फूड्स, तो क्या पैकेजिंग उनके अंदर क्या किरदार अदा करती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो फर्स्ट ये कह रहे हैं पैकेजिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन फ्रीज़र बर्न, पैकेजिंग कोई इफेक्ट नहीं डालती। दूसरा कह रहे हैं एयर टाइट पैकेजिंग प्रिवेंट्स फ्रीज़र बर्न, एयर टाइट पैकेजिंग अगर कर ली है तो फ्रीज़र बर्न से बच सकते हैं। तीसरा कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग इन्हांसेस फ्रीज़र बर्न, के ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग होगी तो वो फ्रीज़र बर्न को इन्हांस करती है। फ्रीज़र बर्न इज़ ओनली प्रिवेंटेड बाय लोअर टेम्परेचर, फ्रीज़र बर्न को लोअर टेम्परेचर से हटाया, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये बी ऑप्शन सही है इसमें, एयर टाइट पैकेजिंग प्रिवेंट्स फ्रीज़र बर्न, कि अगर वो पैकेजिंग आपने एयर टाइट की हुई है तो फिर आप फ्रीज़र बर्न से, जो उसके अंदर चीज़ है, खाना है, जो भी चीज़ है, उसको आप बचा सकते हैं। Airtight packaging helps prevent freezer burn by minimizing exposure to air which can cause dehydration and deterioration of frozen food quality, ठीक है, उनको सड़ने गलने से बचाया जा सकता है और उनकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है। किस शक्ल में? एयर टाइट शक्ल में अगर उनको कर दिया जाए तो फ्रीज़र बर्न नहीं होंगी चीज़ें, वरना आपने अक्सर देखा होगा कि जो है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फ्रिज के अंदर रखी हुई हैं लेकिन वो फ्रीज़र बर्न हो जाती हैं। Why is the use by date important for consumers of picked food products? ये use by जो date है इसका मकसद क्या होता है? अगर आप picked food products ले रहे हैं तो ये जाहिर बात है एक्सपायरी डेट्स, दवाओं के ऊपर, इस तरह खाने के ऊपर आपको ये चीज़ें मिलती हैं, एक्सपायरी डेट्स होती हैं। It indicates the manufacture date. It is irrelevant to food quality. It signifies the date until which the food is expected to be of high quality. It is only related to the taste, not safety of the food. तो इसका सही आंसर है signifies the date until which the food is expected to be of high quality, यानी ये वो वाली डेट है जब तक आपका फूड जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी में रहने वाला है। हो सकता है इसके बाद भी वो चल जाए थोड़ी क्वालिटी उसकी, लेकिन हो सकता है क्वालिटी उसकी थोड़ी सी ख़राब हो जाए या इस तरह हो जाए ख़राब, पूरी तरह से फूड ख़राब ना हुआ हो। तो बहरहाल लेकिन इस डेट तक जो है वो अपना अंदाज़ा वो लगाते हैं कि बिल्कुल सही रहेगा फूड जो है। जी आगे बढ़ाइए।
The use by date is an indicator of the period during which food is expected to be at its best quality. Consuming the food after this date may result in a decline in quality. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हाउ डज द पैकेजिंग ऑफ माइक्रोवेवेबल फ्रोजन मील्स कंट्रीब्यूट टू देयर क्वालिटी. पैकेजिंग जो है वो ऐसे फूड्स की जो कि माइक्रोवेव में रखे जाते हैं, ठीक है, ऐसे फूड्स की जो पैकेजिंग है उसके ऊपर, ऐसे खानों की, मील्स पूरा का पूरा इन्होंने कहा है, तो ऐसे खानों की, तो पैकेजिंग हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन माइक्रोवेवेबल मील्स, कोई भी इफेक्ट नहीं डालते, पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन कह रहा है माइक्रोवेवेबल पैकेजिंग इन्हांसेस न्यूट्रिशनल कंटेंट, कि ये जो है इन्हांस कर देते हैं. तीसरा ये कह रहे हैं इंश्योर्स इवन कुकिंग एंड मेंटेन्स फ्लेवर, कि ये कुकिंग को आपके इंश्योर करता है, फ्लेवर मेंटेन करता है. और चौथा ये कह रहे हैं अफेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ द मील, ओनली अफेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ द मील, कि ये सिर्फ जो उसकी अपीयरेंस है मील की उसके ऊपर फ़र्क डालते हैं. तो प्रॉपर पैकेजिंग इंश्योर्स इवन कुकिंग एंड मेंटेन्स फ्लेवर, ये सही है कि ना सिर्फ जो है ये कुकिंग को जो है वो इंश्योर करता है बल्कि फ्लेवर को भी इन्हेंस करता है. जनाब अब आपके पास ये आ गए हैं प्रिजर्वेटिव्स, जो आप ऊपर से, या एडिटिव्स जिसे हम कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं. इस पिक्चर के अंदर आपको वो चीज़ें नज़र आने वाली हैं, आ रही हैं. और इसी से मुताल्लिक़ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स एज फूड एडिटिव्स, कि फूड के अंदर जो चीज़ें आप एडिटिव तौर पे डालते हैं, यानी उसको बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट का क्या किरदार होता है. तो ये इन्हांस कर देता है कलर को. दूसरा ये कह रहे हैं इंक्रीज स्वीटनेस बढ़ा देता है. या फिर ये तीसरा कह रहे हैं प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है. और चौथा ये कह रहे हैं इम्प्रूव टेक्सचर. तो इसका सही आंसर है प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड शेल्फ लाइफ. अब ये आपको यहाँ ये पता चला कि ऑक्सीडेशन को भी बचाना पड़ता है, प्रिवेंट करना पड़ता है, ठीक है. अगर आप प्रिवेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, खाने पे जो है ख़राब, ऑक्सीडेशन जब उसकी हो जाती है तो खाना ख़राब हो सकता है. तो उसको प्रिवेंट करना पड़ता है, थोड़ी सी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसको ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करने के लिए. तो जनाब एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड एज एडिटिव्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन विच कैन लीड टू द डिटोरिएशन ऑफ फैट्स एंड अदर कंपोनेंट्स. दे हेल्प एक्सटेंड शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट. हाउ डू emulsifiers contribute to the quality of, तो फिर हम ये वाला सवाल करके कंप्लीट कर लेते हैं. हाउ डू emulsifiers contribute to the quality of processed foods, ठीक है. emulsifiers जो होते हैं ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द क्वालिटी ऑफ प्रोसेस फूड्स. तो ये कह रहे हैं इन्हांस फ्लेवर, के ये फ्लेवर इन्हांस कर देते हैं, इंक्रीज थिकनेस या उसकी थिकनेस में इजाफा हो जाता है, इम्प्रूव टेक्सचर या उसके टेक्सचर में जो है वो इम्प्रूव कर जाता है, प्रिवेंट स्पॉइलेज या फिर स्पॉइलेज को प्रिवेंट करता है. तो इम्प्रूव टेक्सचर जनाब उसके टेक्सचर में इजाफा हो जाता है. emulsifiers आर यूज इन प्रोसेस फूड्स टू इम्प्रूव टेक्सचर बाय स्टेबलाइजिंग एंड homogenizing the mixture of ingredients that would otherwise separate such as oil and water. ठीक है. जिस तरह मैंने अभी आपको मिसाल दी थी जैतून की, जैतून जो है वो किसके लिए मशहूर है, ऑयल के लिए. अब आप जब उसको प्रिजर्व करते हैं तो उसका जो पिकल होता है वो किस शक्ल में होता है, जिस तरह मैंने बताया लिक्विड फॉर्म के अंदर साबुत जैतून जो है वो इस तरह ग्रीन कलर के, कभी ब्लैक कलर के जो है वो उस शक्ल में मौजूद होते हैं. तो ये चीज़ें इस तरह से ऐड की जाती हैं कि उनकी एक लाइफ लंबी की जा सके. दूसरा अगर उनमें से ऑयल या इस तरह की चीज़ें हैं तो वो उसको ख़राब ना करें और इनको शेल्फ लाइफ को इनकी बढ़ाया जा सके. इसमें ये चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है. आज का क्वालिटी ऑफ फूड के हवाले से तस्करा किया गया, क्योंकि हो सकता है कि इसी में से आपके ब्यूरोक्रेसी में से एक जो है वो आपका ये भी आता है कि कोई फूड कंट्रोलर अगर लग जाता है या इस तरफ इस डिपार्टमेंट में आ जाता है, ठीक है, फूड की तरफ, तो उसे इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि फ़ूड जो है मार्केट के अंदर जो है तो वो अगर वो टेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या खामियाँ, न सिर्फ ये, और अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चला जाता है तो बहुत सारे शोबे इससे वाबस्ता हैं, जिनमें से कुछ का मैंने तस्करा किया कि टेस्ट के लिए भी बाकायदा जो है वो हाईली पेड जॉब्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं. तो उनको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप की चीज़ें बन रही हैं, किस तरह की मार्केट हो रही हैं, किस तरह की. तीसरी चीज़ का जो मैंने तस्करा किया वो ये था कि आप लोग अपने लिए जो अब आप खैर से सीट्स के ऊपर बैठोगे तो आपने क्या फ़ैसले करने हैं कि जो है वो इम्पोर्ट किस चीज़ की बढ़ाई जाए, किस चीज़ को रोका जाए, किस चीज़ को मेंटेन किया जाए इस सतह के ऊपर. जिस तरह अभी एग्रीकल्चरल लैंड्स के बारे में डेफिनेटली ये ब्यूरोक्रेट्स होंगे जिन्होंने जो है वो लैंड अराजी जो है वो उसको काबिल इस्तेमाल लाए हैं और उन्होंने असाइन की हैं.
और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रहेंगी तो आपकी एक्सपोर्ट अच्छी होंगी, आप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर कर सकोगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हाजिर।